What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to day 10 of the 100 days commerce masterclass for class 12th guys. और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेशनल इनकम का एक और चैप्टर जिसको मैं बोलने वाला हूं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम में टोटल 4 चैप्टर्स हैं जिसमें से एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम कर चुके हैं। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और इसको करने के बाद आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी और आपका चैप्टर भी काफी आगे बढ़ जाएगा, यूनिट भी काफी आगे बढ़ जाएगा। तो चलिए जल्दी से अटेंडेंस लगाओ, शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और इसको बहुत शानदार तरीके से इजीएस्ट वे में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके अंदर हम बहुत सारे बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए अगर आपको देश की नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गया? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों डोमेस्टिक टेरिटरी के साथ। सर व्हाट इज दिस डोमेस्टिक टेरिटरी? देखो बच्चों, जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि हमारे देश को कितनी इनकम हुई है, हमारे देश के अंदर से ही प्लस जो बाहर से विदेश से इनकम आ रही है वो भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि हमारे देश में लोग सिर्फ इंडिया में ही इनकम कमाएं। भाई बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपोर्ट भी करते हैं, बाहर से पैसा कमाते हैं। तो नेशनल इनकम के लिए हम लोग सारी इनकम लेते हैं, बट पहले हमें यह तो जानना है कि हमारा देश का अंदर किसको बोला जाता है, किसको डोमेस्टिक टेरिटरी बोला जाता है। तो व्हाट इज अ डोमेस्टिक टेरिटरी? एक आम आदमी की भाषा में बच्चों डोमेस्टिक टेरिटरी का सिंपल सा मतलब होता है कि हमारे पॉलिटिकल या फिर हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, यानी जहां पे पीपल, मनी, गुड्स एंड सर्विसेज बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के आराम से इधर से उधर भेजे जा सकते हैं, उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी बोल देते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स तो डोमेस्टिक टेरिटरी थोड़ा सा और डिटेल हो जाता है। तो सर क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी? देखो सबसे पहले क्या बोलता है डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स का मतलब कि जहां पे हमारी गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल है, पहली चीज तो ये, ठीक है। हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम इट इज यूज्ड इन अ वाइडर सेंस। लेकिन जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो एक वाइडर सेंस में यूज होता है, यानी कि हमारी जब हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स तो आएंगे ही आएंगे। यानी सबसे पहले हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स तो आएंगे ही आएंगे, इसमें कुछ चीजें ऐड करना वो सारी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। ठीक है सर, क्या क्या चीजें ऐड करनी है? सबसे पहले हमारे शिप्स और हमारे एयरक्राफ्ट्स। इसका मतलब बच्चों, अगर हमारे किसी इंडियन रेजिडेंट के, यानी जो भारत में रहने वाला है, अगर किसी भारतीय के कोई शिप है, कोई एयरक्राफ्ट है, अब वो 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में ट्रेवल कर रहे हैं। सपोज इंडिया से कोई शिप जा रही है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वो इंडियन रेजिडेंट की शिप है, हमें वहां पे अलाउड है कि हाँ ठीक है हम ये ट्रेड के लिए इधर से उधर से इधर लेके आते हैं, सामान के लिए हम लोग अपनी शिप्स और एयरक्राफ्ट इधर से उधर जाते हैं। तो हमारी वो शिप और एयरक्राफ्ट जिस रीजन में रहेगी वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। तो व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी? सबसे पहले तो हमारे पॉलिटिकल बाउंड्रीज, उसके बाद हमारे शिप्स और एयरक्राफ्ट अगर नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा ऑपरेट करे जाते हैं 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारा इंडिया तो आ गया, प्लस अगर हमारा कोई शिप और एयरक्राफ्ट कहीं पे भी है वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा। उसके बाद हमारे फिशिंग वेसल्स। बच्चों फिशिंग वेसल्स का मतलब कि वो सारी गाड़ियां जो फिशिंग में यूज होती हैं, वो सारी बोट्स जो फिशिंग में यूज होती हैं। तो पानी में कई बार फिशिंग करते हम लोग अपने पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बाहर भी चले जाते हैं, जहां पे हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं कि हम जा सकते हैं, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। उसके साथ साथ हमारे ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिग्स का मतलब बच्चों कंटेनर होता है। देखो ऑयल एंड नेचुरल गैस ना हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, उसके अंदर हीट से भी आग लग सकती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पानी के अंदर बड़े बड़े कंटेनर्स में रखना पड़ता है। अब कई बार जो कंटेनर्स होते हैं, जो रिग्स होते हैं, वो हमारे कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्रीज में नहीं होते हैं हमारे पास, हम उसको किसी दूसरी कंट्री में किसी और वाटर्स में स्टोर करके रखते हैं, बट वहां पे हमारा अधिकार होता है कि ये हमारे हैं। तो वो जो ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिग्स हैं, भले ही वो हमारे देश में क्यों ना हो, कहीं बाहर पानी में क्यों ना हो, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। ठीक है, तो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट हो गए,
फिशिंग वेसल्स हो गए, हमारे ऑयल एंड नेचुरल गैस के कंटेनर्स हो गए, रिग्स हो गए। उसके साथ साथ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स का मतलब वो जो सबमरीन्स वगैरह पानी पे फ्लोट करके सब चलती हैं, ये सब फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए। लेकिन ये भी हमारे रेजिडेंट्स के होने चाहिए, चाहे वो इंटरनेशनल वाटर्स में क्यों ना हो। अगर हमारे पास उसके राइट्स हैं तो फिर वो हमारी टेरिटरी है, अगर हमें अधिकार है, अगर हमने परमिट्स लिए हुए हैं तो फिर वो हमारी टेरिटरी है। तो क्या क्या हो गया हमारी टेरिटरी में? हमारे पॉलिटिकल बाउंड्रीज, उसके बाद हमारे शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स, हमारे फिशिंग वेसल्स, हमारे ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिग्स, उसके साथ साथ हमारे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों हमारी एम्बेसीज। सर हमारी एम्बेसी क्या है? बच्चों देखो हमारी एम्बेसीज जो होती है ना, वो हर कंट्री में होती है। जैसे सपोज कोई इंडियन है, वो यूएस घूमने के लिए गया, अब सपोज यूएस में उसका पासपोर्ट खो जाए तो उसकी वहाँ कौन सपोर्ट करेगा? भाई वहाँ तो यूएस गवर्नमेंट है, वो एक इंडियन सिटीजन है, तो उसको तो भारतीय गवर्नमेंट की मदद चाहिए ना। तो इंडियन गवर्नमेंट की एम्बेसी यूएस में भी होगी, इसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट की एम्बेसी यूके में भी होगी, इसी तरीके से इंडिया में भी हर देश की एम्बेसी होगी। तो एम्बेसी बेसिकली हमारे अपने खुद के सिटीजन्स की मदद करने के लिए दूसरी कंट्रीज में होती हैं, वो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट को ही रिप्रेजेंट करती है। तो हमारी एम्बेसी किसी भी देश में क्यों ना हो, वो हमारी टेरिटरी कहलाएगी। तो हमारी टेरिटरी में हमारी एम्बेसी भी आ जाएगी। उसके साथ साथ बच्चों हमारा कॉन्सुलेट। सर कॉन्सुलेट क्या होता है? कॉन्सुलेट बच्चों हमारे एक ऑफिशियल का ऑफिस होता है, मतलब कि एक ऐसा ऑफिशियल जो हमारी सरकार को रिप्रेजेंट करे, उसको हम कॉन्स्यूल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्यूल। अब वो कॉन्स्यूल सपोज इंडिया को रिप्रेजेंट करने कहीं कनाडा गया है, ठीक है। अब कनाडा अगर वो गया है तो कहीं ना कहीं तो ऑफिस में बैठ के काम करेगा, उसको कोई ना कोई ऑफिस दिया जाएगा, भले इंडियन एम्बेसी उसको वो ऑफिस प्रोवाइड करे। तो वो जो ऑफिस, वो जो स्पेस, वो जो एरिया जहाँ से वो ऑपरेट करेगा, जहाँ से वो काम करेगा, उसको हम कॉन्स्यूलेट बोलेंगे। अब अल्टीमेटली तो उस जगह में कौन रह रहा है? एक कॉन्स्यूल रह रहा है। कॉन्स्यूल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। बहुत सेफ सिक्योर रखा जाता है, किसी और को वहां पे अधिकार नहीं होता घुसने का भी। तो कॉन्सुलेट भी हमारी टेरिटरी में आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा मिलिट्री का एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि अगर हमारी मिलिट्री, हमारी इंडियन आर्मी कहीं प्रैक्टिस के लिए या किसी ऑपरेशन के लिए कहीं बाहर गई है, वहाँ पे हमने अपना एस्टेब्लिशमेंट लगाया, वहाँ पे अपना कैंप लगाया है, ठीक है। बेसिकली ये नेपाल बॉर्डर से हम मिले हैं, तो हमारा बिल्कुल बॉर्डर टच होता है। तो इंडियन आर्मी जो है नेपाल की तरफ जाती रहती है और नेपाल वाली आर्मी भी इधर आती रहती है, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए, प्रैक्टिसेस के लिए, एक्सचेंज के लिए चीज़ों की। तो कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट होता है। तो हमारा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भले ही नेपाल में भी क्यों ना हो, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। तो जब भी हम नेशनल इनकम एस्टिमेट करेंगे बच्चों, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारे पॉलिटिकल बाउंड्रीज तो आएंगे ही आएंगी, प्लस 6, 7, 8 पॉइंट और हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आएंगे। क्या क्या आएंगे? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट आ जाएंगे, हमारे फिशिंग वेसल्स आ जाएंगे, हमारे ऑयल एंड नेचुरल गैस के कंटेनर्स आ जाएंगे, हमारे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे, हमारी एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, ये सब हमारी टेरिटरी में आएगा, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताओ क्या ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है या नहीं है। सपोज मैंने ऐसा लिखा, इंडियन कंपनी इन लंदन। चलो लिखो जरा कमेंट सेक्शन में यस और नो, क्या ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है? क्या इंडियन कंपनी लंदन में हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है? तो आप बोलोगे सर ये सारे पॉइंट चेक करता हूँ, क्या हमारी इंडियन कंपनी लंदन में है? क्या लंदन हमारी पॉलिटिकल फ्रंटियर में है? नहीं सर, ये तो नहीं आएगा। क्या वो फिशिंग वेसल है, शिप या एयरक्राफ्ट है? नहीं सर, फिशिंग वेसल भी नहीं है, ऑयल एंड नेचुरल गैस का रिग्स भी नहीं है, वो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म भी नहीं है, वो एम्बेसी भी नहीं है, कॉन्सुलेट भी नहीं है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है। तो देखो कहीं पे भी मैच नहीं हो रहा, कहीं पे भी मैच नहीं हो रहा, तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। ठीक हो गया, परफेक्ट। अब सपोज मैं इसी तरीके से बोलूं, गूगल का ऑफिस इन दिल्ली, गूगल का ऑफिस है दिल्ली में। अब सोचो गूगल का ऑफिस अगर दिल्ली में है, क्या वो हमारी पॉलिटिकल फ्रंटियर्स में है? यस, दिल्ली हमारे इंडिया में आता है, हमारे देश का पार्ट है, तो हमारी टेरिटरी में, तो हम बोलेंगे यस, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ गया। समझे या नहीं समझे? अब मैं अगर आपको बोलूं कि इंडियन एम्बेसी इन चाइना, इंडिया की एम्बेसी चाइना में। अब चाइना हमारा पॉलिटिकल फ्रंटियर तो नहीं है, शिप एयरक्राफ्ट है नहीं, फिशिंग वेसल है नहीं, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स है नहीं, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है नहीं, एम्बेसी है, यस एम्बेसी है।
तो एम्बेसी चाहे कहीं भी हो, अगर मेरे देश की है तो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी है। अभी समझ में आया? डोमेस्टिक टेरिटरी चेक करने के लिए सारे पॉइंटर्स आपको मिलाने हैं, अगर इसमें से कुछ भी है तो वो टेरिटरी है, नहीं तो नहीं है। ठीक हो गया? अब देखो हमारी टेरिटरी में क्या नहीं आता, किसी और देश की एम्बेसी। भाई अगर हमारी एम्बेसी चाइना में हमारा टेरिटरी है, सिमिलरली चाइना की एम्बेसी इंडिया में उनकी टेरिटरी होगी ना। उन्होंने अपनी जमीन जब हमें दे दी टेरिटरी के नाम पे, तो हमें भी तो अपनी जमीन उनको देनी पड़ेगी टेरिटरी के नाम पे। तो एम्बेसी जिस देश की उसकी टेरिटरी, ठीक है। सिमिलरली उनके कॉन्सुलेट्स, सिमिलरली उनके मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट अगर हमारे देश में है तो फिर वो उनकी टेरिटरी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे यूएनओ हो, WHO हो, तो ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी। ठीक हो गया बेटा? बस इतना सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत समय लगाने वाला टॉपिक नहीं है। ठीक है जी, परफेक्ट, बढ़िया सर। इसके बाद आता है बच्चों नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है। ये बहुत सिंपल है। नॉर्मल रेजिडेंट मतलब हमारे देश में रहने वाला इंसान, कोई भी वो इंडिविजुअल जो नॉर्मली हमारे देश में रहता है और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारे देश में ही है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। यानी अगर कोई भी इंडिविजुअल भारत के अंदर 1 साल से ज्यादा रह रहा है, 1 साल से ज्यादा रह रहा है और वो यहीं कुछ बिजनेस कर रहा है, यहीं पैसा कमा रहा है, यहीं अपना खर्चा वर्चा कर रहा है, तो वो फिर इंडियन रेजिडेंट हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, मैं रेजिडेंट की बात कर रहा हूँ। रेजिडेंट का मतलब इंडिया में रहने वाला, इंडियन सिटीजन नहीं है वो। सिटीजन कौन होता है? जो भारत का नागरिक है, ठीक है, जिसको भारत में वोट देने का अधिकार है। तो अगर कोई ऑस्ट्रेलिया से आके यहाँ 2 साल से रह रहा है, उसके पास वर्क वीजा है, वो 2 साल से रह रहा है, काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, यहीं खर्चा कर रहा है, यहीं रह रहा है, 2 साल से रह रहा है, तो वो हमारा रेजिडेंट हो जाएगा, बट हमारा सिटीजन नहीं होगा। वोट देने का अधिकार नहीं है उसे हमारे देश में। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कि उसकी मेन ट्रांजैक्शंस, उसकी जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं, पैसा आना पैसा जाना, वो सब उसी देश से हो रहा है, लाइज इन दैट कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट में इंडिविजुअल्स भी आते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं। ठीक हो गया बेटा? उसके बाद कौन नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आएंगे? अब देखो जरा, कौन हमारे नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आएंगे? कौन नहीं आएंगे? फॉरेन टूरिस्ट। भाई टूरिस्ट आए, घूम के चले गए, कोई 1 साल से ज्यादा हमारे देश में थोड़ी ना रहेंगे, तो फॉरेन टूरिस्ट हो गए, विजिटर्स हो गए, वो घूमने के लिए आए, चले जाएंगे। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी हो गया। अब फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी भी हमारे देश में रहने के लिए थोड़ी ना आया है, वो एम्बेसी जिस देश की एम्बेसी है उसके लिए काम करता है, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां का है ना। ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ फॉरेन कंट्री, ये सब हमारे रेजिडेंट नहीं होंगे। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएनओ, WHO, ये नॉर्मल रेजिडेंट उस कंट्री की है जहां से ये ऑपरेट करते हैं। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। तो ये हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स में नहीं आएंगे। ठीक हो गया? परफेक्ट है। इंप्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के इंप्लॉइज हैं तो वो भी वहां के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे जिस देश से वो बिलोंग करते हैं। जैसे देखो क्या बोल रहा है, एन अमेरिकन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया। अब देखो यूएनओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ऑफिस अगर इंडिया में है, ठीक है, तो वो वहां पे काम कर रहा है, इट विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। क्यों? क्योंकि बेसिकली अमेरिकन है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो इंप्लॉइज होते हैं ना, वो उसी देश के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाते हैं जिस देश से वो बिलोंग करते हैं। बट अगर इनको 1 साल से ज्यादा हो गया है भारत में काम करते करते, फिर वो हमारे रेजिडेंट कहलाएंगे। देखो क्या बोल रहा है, इफ द एम्प्लॉइज आर वर्किंग फॉर मोर देन 1 ईयर इन सच इंस्टीट्यूशंस देन दे बिकम नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन विच सच इंस्टीट्यूशंस आर लोकेटेड। ठीक हो गया? जैसे अगर अमेरिकन वर्किंग कर रहा है यूएनओ ऑफिस में इंडिया में 1 साल से ज्यादा, तो फिर वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा। सही है। बेसिकली जो मेन चीज है ना बच्चों, वो 1 साल से ज्यादा वाला पॉइंट है कि 1 साल से ज्यादा अगर हमारे देश में रह रहा है तो फिर उस सिचुएशन में वो हमारा रेजिडेंट है। बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि फॉरेन टूरिस्ट, विजिटर घूम के चले जाएंगे। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी ये नहीं आएगा। देखो एम्बेसी तो होती ही उनकी टेरिटरी है, तो उसका स्टाफ, फॉरेन स्टाफ, वो नहीं आएगा हमारे रेजिडेंट में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमारे रेजिडेंट्स में नहीं आएंगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक हो गया? परफेक्ट। इसके बाद आता है बच्चों सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप। सर ये सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप क्या होता है? देखो सिटीजन मैंने आपको अभी बताया, जो हमारे देश में जिसका बर्थ हुआ है, जो हमारे देश में पैदा हुआ है, या फिर हमारी गवर्नमेंट ने उसको अलाउ करा है कि ठीक है तुम अब भारतीय नागरिक हो।
तुम अब भारतीय सिटीजन हो। तो सिटीजनशिप बच्चे एक लीगल कॉन्सेप्ट है, ये लॉ से आता है, यानी अगर लॉ अलाउ करेगा तो ही मैं इंडियन सिटीजन कहलाऊंगा, नहीं तो मैं इंडियन सिटीजन नहीं कहलाऊंगा। तो सिटीजनशिप में क्या होता है, इट इज बेसिकली अ लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ द बर्थ। ये प्लेस ऑफ द बर्थ पे आता है कि जहां पे इंसान पैदा हुआ है, ठीक है, या फिर कोई लीगल प्रोविजंस हो जो उस पर्सन को अलाउ करें कि हाँ ठीक है अब तुम इस देश के सिटीजन कहलाओगे। इट मींस इंडियन सिटीजनशिप दो तरीके से आती है, अगर एक पर्सन बॉर्न इन इंडिया हो या फिर चाहे वो बाहर भी बॉर्न हुआ हो बट इंडियन गवर्नमेंट ने उसको अलाउ करा, इंडियन लॉ ने उसको अलाउ करा कि ठीक है अब तुम हमारे देश के सिटीजन कहलाओगे। तो ध्यान रखना सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है। सही हो गया। इसके बाद आता है बच्चे रेजिडेंटशिप, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेजिडेंट कौन है, जो हमारे देश में रह रहा है, हमारे देश में काम कर रहा है 1 साल से ज्यादा से, और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यही है, ठीक है। अब जैसे कुछ भारतीय बाहर चले जाते हैं, कनाडा चले गए, यूएस चले गए, यूके चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, न्यूजीलैंड चले गए, तो अब आप मुझे एक बात बताओ, वो देश में तो नहीं रहते लेकिन है तो वो अभी भी भारत के सिटीजन, क्योंकि उनका जन्म यही हुआ है और उस कंट्री में उनको सिटीजनशिप अभी मिली नहीं है ना। तो हम उनको क्या बोलते हैं, एनआरआई। हम उनको क्या बोल देते हैं, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियंस या नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस, कि जो हमारे देश में रहते नहीं है तो इंडियंस बट नॉन रेजिडेंट्स हैं, यहाँ रहते नहीं है। तो रेजिडेंटशिप क्या है, एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट था, ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन, एन इंडिविजुअल इज अ नॉर्मल रेजिडेंट। एक इंडिविजुअल नॉर्मल रेजिडेंट है अगर वो ऑर्डिनरली रिसाइड करता है कंट्री में फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा, और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यही है। ठीक हो गया बेटा, परफेक्ट हो गया, बढ़िया सर। इसके बाद आता है बच्चों अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है सर? बच्चों देखो, हमारे पास ना 2 प्रकार की इनकम होती है। एक इनकम ये है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपनी मेहनत करके कमाएंगे, जैसे हमने सर्कुलर फ्लो में पढ़ा ना कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो बेसिकली चाहे लैंड हो, चाहे लेबर हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, सबने कुछ ना कुछ सर्विसेज दिए हैं, उसके बदले में उनको पैसा मिलेगा। लैंड के बदले में रेंट मिलेगा, लेबर के बदले में वेजेस सैलरी मिलेंगी, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलेगा, एंटरप्रेन्योर को मेहनत के बदले में प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सब मेहनत करके कमाया जा रहा है पैसा, है ना। तो जो भी पैसा आप मेहनत करके एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अर्न करते हो, मेरे वर्ड्स को समझना, जो भी पैसा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेहनत करके अर्न करते हैं उसको हम फैक्टर इनकम बोलते हैं, ठीक है। वहीं पे जो भी पैसा गवर्नमेंट को या इंडिविजुअल्स को नॉर्मली रिसीव हो जाता है, वहां पे मैं वर्ड यूज कर रहा था, अर्न करा जाता है, कमाया जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। यहां पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कि ये रिसीव हो जाता है, बस मिल जाता है। इसको हम बोलते हैं कौन सी इनकम? ट्रांसफर इनकम। जैसे गवर्नमेंट को गिफ्ट्स आ गए, ग्रांट्स आ गए, फ्री में आपको कोई स्कॉलरशिप मिल गई, ठीक है, आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से गिफ्ट मिल गया, तो कहीं पे भी आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, वो सब ट्रांसफर इनकम है। बिना मेहनत के मिल रहा है, बिना कुछ करे मिल रहा है, यू आर जस्ट रिसीविंग इट। वहीं पे फैक्टर इनकम को यू आर अर्निंग, आप मेहनत करके कमा रहे हो। तो ये मेन डिफरेंस होता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। तो देखो क्या है सबसे पहले बच्चों, अगर हम बात करें फैक्टर इनकम की, तो फैक्टर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान रखना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। उन्होंने प्रोडक्शन करा, मेहनत करा, तब उनको पैसा मिला, ठीक है। इट इज रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। फैक्टर इनकम ऑफ अ नॉर्मल कंट्री इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं। फैक्टर इनकम जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये मैंने आपको बता दिया। वहीं ट्रांसफर इनकम क्या है? जो मिल जाती है विदाउट एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। आपने कोई भी सर्विस नहीं दी, बस आपको मिल गया, ठीक है। इट इज यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट। यूनिलेटरल का मतलब होता है बच्चे वन साइडेड, ये बाइलेटरल है। बाइलेटरल का मतलब होता है बोथ साइडेड। भाई आपने मुझे फीस दी, मैंने आपको पढ़ाया, ये बाइलेटरल हो गया, बोथ वेज हो गया, तो ये फैक्टर इनकम होगी मेरी। वहीं पे आपने मुझे गिफ्ट दिया कि सर हमने आपसे बहुत पढ़ा है, यूट्यूब से पढ़ा है, पूरे साल पढ़ा है, हम आपको वैसे ही कुछ अमाउंट देना चाहते हैं। मैं आपको मिला, आपने मुझे वैसे ही दे दिए, मुझे वैसे ही मिल गए, मतलब मैंने उसके बदले में आपको कुछ नहीं दिया, ठीक है। वो मेरे लिए गिफ्ट है।
वो मेरे लिए एक रिवॉर्ड है, बस मुझे रिसीव हो गया, वो मेरे लिए एक ट्रांसफर इनकम है, यूनिलेटरल हो गया। ठीक हो गया बेटा? ठीक है। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। एज क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कोई गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ही नहीं हुआ। भाई प्रोडक्शन होगा, इनकम होगा, वो ऐड करूंगा, यहाँ कुछ नहीं हुआ। इट कैन बी रिसीव्ड ईदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और फ्रॉम अब्रॉड। इसमें हम पेंशन ले लेते हैं, स्कॉलरशिप ले लेते हैं, बेरोजगारी भत्ता ले लेते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, सरकार की तरफ से अलाउंस मिलता है, पॉकेट मनी मिल जाती है आपको, ये सब बच्चों ट्रांसफर इनकम। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद बच्चों हमारे पास आ रहा है कि जो टैक्स सरकार को मिलता है वो भी ट्रांसफर इनकम होता है, क्योंकि सरकार उसके बदले में कुछ भी आपको डायरेक्टली प्रॉमिस नहीं करती। सही है, बस ये रीड करने वाली एक लाइन है। इसके बाद ट्रांसफर रिसिप्ट्स दो तरीके की होती हैं, ये भी आपको बस एक बार रीड करनी है। करंट ट्रांसफर्स, कैपिटल ट्रांसफर्स। ठीक है, करंट ट्रांसफर्स, कैपिटल ट्रांसफर्स क्या है? अगर आपको कोई ट्रांसफर इनकम मिल रही है, आपको कोई इनकम मिल रही है और सामने वाला अपनी इनकम में से दे रहा है, तो वो करंट ट्रांसफर है। सामने वाला अपनी वेल्थ में से दे रहा है, फिर वो कैपिटल ट्रांसफर है। देखो बोल रहा है करंट ट्रांसफर्स आर मेड आउट ऑफ इनकम, आउट ऑफ इनकम हो रही है तो वो करंट ट्रांसफर्स है। कैपिटल ट्रांसफर्स आर मेड आउट ऑफ वेल्थ, अगर वो वेल्थ में से हो रहा है तो वो कैपिटल ट्रांसफर है। करंट ट्रांसफर्स रेगुलर होता है, लोग करते रहते हैं अपनी इनकम में से चीजें, वहीं पे कैपिटल ट्रांसफर इरेगुलर होता है, बहुत रेयरली देखने को मिलता है। ठीक है, करंट ट्रांसफर्स जो होती हैं वो कंजम्पशन पर्पस के लिए करते हैं लोग, वहीं पे कैपिटल ट्रांसफर्स इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं लोग। बस रीड ओनली है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पता जरूर होना चाहिए, 1 मार्कर में पूछ कुछ भी सकता है, तो मुझे पढ़ाना तो है ही। ठीक हो गया? करंट ट्रांसफर्स के एग्जाम्पल हो गए ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। वहीं कैपिटल के हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स, आपको इन्वेस्टमेंट दे दी गई गिफ्ट में। कैपिटल गेन टैक्स, वॉर डैमेज, ये सब बच्चों कैपिटल ट्रांसफर्स हैं। ठीक है जी। फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम का एक डिफरेंस दिया हुआ है, ये मैंने पूरा पढ़ा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग हम पढ़ चुके हैं। नेचर, ये नेशनल इनकम में, डोमेस्टिक इनकम में, दोनों में इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि मेहनत करके कमाई गई इनकम है। नेशनल इनकम में वही आता है जो मेहनत करके कमाया है, ये कहीं नहीं आएगा, नीदर इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है। अर्निंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है बच्चों कि आपने इसको कमाया है, अर्न करा है। ये रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है, ये आपको बस मिलता है, तो ये कमाया है, ये मिल रहा है। इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है। इट इज रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट, ये हाउस होल्ड और गवर्नमेंट को मिलता है। फिर एग्जाम्पल्स हो गए। डन, परफेक्ट सर, क्या बात है सर। इसके बाद आ रहे हैं बच्चों हमारे पास फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, बहुत इजी, वेरी 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 इजी। देखो हमारे पास दो प्रकार के गुड्स होते हैं बच्चों, फाइनल और इंटरमीडिएट। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स लिख रहा हूँ, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल फोन है, मैंने आपसे पूछा कि ये मोबाइल फोन बताओ, ये फाइनल है या इंटरमीडिएट गुड है, तो आप ऐसे नहीं बता सकते, बता ही नहीं सकते। सर फिर कैसे बताएंगे? देखो बच्चों, फाइनल है या इंटरमीडिएट है वो उसके यूजेज से पता चलेगा कि आप उसको यूज कैसे कर रहे हो, उसके नाम से नहीं। अगर कोई भी आपको कोई नाम दे रहा है ना और फिर बोल रहा है कि नाम से बताओ ये कौन सा गुड है, तो आप कहोगे भाई मैं ऐसे नहीं मैं बता सकता या ऐसे नहीं मैं बता सकती, मुझे इसका यूज बताओ। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट आप देख रहे हो कि वो रीसेल के लिए लिया गया है या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए लिया गया है, फर्दर प्रोडक्शन इन सेम ईयर में, उसी साल में, ये इंटरमीडिएट होता है। यानी अगर मैं मोबाइल डीलर हूं और मैंने मोबाइल खरीदा, तो क्यों खरीदा मैंने मोबाइल? भाई उसको रीसेल करने के लिए खरीदा है ना। मैं मोबाइल डीलर हूं, मैंने मोबाइल बेचना है, मैंने अपने लिए नहीं लिया, मैं बेचने के लिए लेता हूं, रीसेल के लिए लेता हूं, तो मेरे लिए वो इंटरमीडिएट है। वहीं पे अगर मैं एक चाय की दुकान चलाता हूं और मैं मिल्क परचेज कर रहा हूं, तो मैं मिल्क से क्या करूंगा भैया? फर्दर प्रोडक्शन करूंगा ना, चाय बनाऊंगा, वो भी इंटरमीडिएट गुड है। तो इंटरमीडिएट में दो चीजें आती हैं। नंबर 1, या तो गुड रीसेल के लिए होगा या फर्दर प्रोडक्शन के लिए होगा विद इन द सेम ईयर। वहीं पे अगर मैं बात करूं फाइनल क्या है, फाइनल या तो कंजम्पशन के लिए होगा कि भैया आप उसको कंज्यूम कर रहे हो एज अ कंज्यूमर, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए होगा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे ऑफिस में एक प्रिंटर लगा हुआ है, प्रिंटर जिससे हम प्रिंट आउट निकालते हैं, ना तो उसको हमने रीसेल करना ना उससे कुछ प्रोडक्शन करना सेम ईयर में, तो इंटरमीडिएट से तो बाहर हो गया।
अब हमारे ऑफिस में लगा हुआ है तो हम कंज्यूमर तो नहीं है कि उसको कंज्यूम कर लेंगे, हमारे लिए तो वो एक इन्वेस्टमेंट है, हमारे लिए तो वो एक एसेट है, हमें उससे बेनिफिट होता है और हम उसको 4-5 साल चलाने वाले हैं कम से कम, तो वो हमारे लिए फाइनल गुड होगा क्योंकि वो हमारी इन्वेस्टमेंट है। वहीं पे वही प्रिंटर किसी के घर पे लगा हुआ है, एक चिंटू के घर पे लगा हुआ है, एक बच्चे के घर पे लगा हुआ है, तो वो घर पे क्या करता है, उसको ना तो वो रीसेल करेगा ना वो उससे फर्दर प्रोडक्शन करेगा, वो तो उसको कंज्यूम कर रहा है भाई, वो एज अ कंज्यूमर लेके आया है, उसने उसको इन्वेस्टमेंट के तरीके से नहीं लिया, एज अ कंज्यूमर लेके आया, वो कंज्यूमर लेके आया, कंज्यूम करेगा, उसके लिए फाइनल गुड है। ठीक है, इसी तरीके से अगर प्रिंटर एक प्रिंटर सेलर लेके आया, प्रिंटर सेलर क्या करेगा, उसको रीसेल करेगा, तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड है। तो एक प्रिंटर देखो है तो वही प्रिंटर, लेकिन कैसे यूज हो रहा है वो डिपेंड करता है। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी प्रोडक्ट आप रीसेल करोगे यानी उसको बेचोगे या उससे प्रोडक्शन करोगे विद इन द सेम ईयर, ठीक है, अब जैसे हम बोलते हैं कि चॉक्स परचेज्ड बाय द स्कूल, भैया चौक खरीदी स्कूल ने, तो स्कूल चौक का क्या करेगा, उसको बेचेगा तो नहीं, लेकिन उससे प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज होंगी, दैट टू इन द सेम ईयर। एक साल के अंदर अंदर आपकी चौक खत्म हो जाएगी। कोई स्कूल चौक इतनी लंबी नहीं रखता कि हाँ 5 साल की चौक ले आए, ट्रक भर के ले आए, ऐसा नहीं होता। विद इन द सेम ईयर वो यूज हो जाएगी, उससे प्रोडक्शन होगा, टीचिंग सर्विसेज का प्रोडक्शन हो जाएगा, तो चौक एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। वहीं आपके स्कूल में फर्नीचर लगा हुआ है, तो ना तो रीसेल होगा ना सेम ईयर में उससे प्रोडक्शन होगा, फर्नीचर लंबा चलेगा, तो फर्नीचर स्कूल के लिए एक इन्वेस्टमेंट है, वो फाइनल गुड है। ठीक है, तो ये थॉट प्रोसेस थोड़ा सा रखना पड़ेगा कि कोई भी प्रोडक्ट अगर रीसेल या फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है सेम ईयर में, इंटरमीडिएट है। अगर उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं एज अ कंज्यूमर, मैंने चाय खरीदी, दूध खरीदा, शूज खरीदे, कपड़े खरीदे, गाड़ी खरीदी, कुछ भी खरीदा एज अ कंज्यूमर, जिसको मैं रख लूंगा, उसको मैं कंज्यूम करूंगा, वो फाइनल गुड में आएगा। वहीं पे अगर किसी दुकानदार ने खरीदा जिसका पर्पस उसको रीसेल करना नहीं है, जिसका पर्पस उससे प्रोडक्शन करना नहीं है, जिसका पर्पस उसको एज अ इन्वेस्टमेंट यूज करना है, तो भी वो फाइनल गुड हो, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब जैसे गुड्स परचेज बाय हाउस होल्ड, वो उसके लिए फाइनल कंजम्पशन है, गुड्स परचेज बाय फर्म्स वो बेसिकली उनके लिए इन्वेस्टमेंट है। तो ये हमारे पास फाइनल गुड्स होते हैं। अब जो भी खर्चा बच्चों फाइनल गुड्स पे होता है, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, इसको हम अगर कंज्यूमर ने करा तो इसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और इसी तरीके से अगर प्रोड्यूसर्स ने करा तो इसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो जितना भी हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर होता है फाइनल गुड्स पे, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को जोड़ के मिलता है। सही हो गया, परफेक्ट हो गया। इसके बाद बच्चों अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो या तो उसका रीसेल होगा या फर्दर प्रोडक्शन होगा सेम ईयर में, एक साल के अंदर अंदर। ठीक है, गुड्स परचेज फॉर रीसेल, गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में, वो क्या है, ये रीड ओनली पेज है, ये आपको एक बार बस रीड करना है और आपके कुछ खास काम नहीं आएगा। इंटरमीडिएट गुड्स यूजुअली एक प्रोडक्शन यूनिट खरीदता है दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से, सही बात है। उसके बाद उनका डिराइव डिमांड होता है। डिराइव डिमांड का मतलब कि जैसे सपोज मैंने दूध खरीदा, क्यों, क्योंकि मैं चाय वाला हूं, तो मैंने दूध खरीदा, तो भैया मेरे दूध की डिमांड चाय की सेल पे डिपेंड करती है। चाय ज़्यादा बिक रही है तो दूध की डिमांड भी ज़्यादा होगी, चाय कम बिक रही है तो दूध की डिमांड भी कम होगी। तो मेरे दूध की, मिल्क की डिमांड चाय की डिमांड पे डिपेंड करती है। इसको बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड, जो किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट हो। ठीक हो गया बेटा, दे आर नॉट रेडी फॉर यूज, ये गुड्स अभी रेडी फॉर यूज नहीं होते। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि अगर कोई ड्यूरेबल गुड्स हैं, जैसे ट्रक हैं, एयरक्राफ्ट हैं, व्हीकल हैं, जो गवर्नमेंट ने खरीदे मिलिट्री पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए, मिलिट्री पर्पस के लिए, तो वो इंटरमीडिएट ग्राउंड्स में आ जाते हैं एज दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस डिफेंस सर्विसेज एंड नॉट फॉर मार्केट सेल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखना। क्या बोल रहा है कि अगर कोई ट्रक, एयरक्राफ्ट, व्हीकल सरकार ने खरीदा मिलिट्री पर्पस के लिए, तो उनसे उसको हम कंसीडर करेंगे इंटरमीडिएट ग्राउंड्स पे। क्यों, क्योंकि उससे डिफेंस सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी और वो मार्केट सेल में नहीं है, वो रीसेल के लिए नहीं है वो। ठीक है, परफेक्ट हो गया बेटा, तो ये आपको एक बार रीड करना है। इसके बाद आती है प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री बेसिकली बच्चों एक लाइन होती है, अगर उस लाइन के बाहर आपका प्रोडक्ट चला गया वो फाइनल बन गया, अगर उसके अंदर है तो वो इंटरमीडिएट है। सपोज मैं चाय की दुकान चलाता हूँ, चाय के एग्जाम्पल याद आ रहे हैं, ठीक है, और मैंने मिल्क खरीदा, तो भैया अभी मिल्क से चाय तो बननी है ना, तो वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। वहीं चाय बन के तैयार हो गई, अब उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस उसको कंज्यूम किया जाएगा।
फिर वो फाइनल गुड है। तो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर जितने भी गुड्स होते हैं, यानी जिनमें अभी वैल्यू एडिशन होना है, वो इंटरमीडिएट होते हैं, और प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर जैसे ही चले जाएंगे तो वो फाइनल होते हैं। ठीक है, देखो बोल रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड। प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन है प्रोडक्टिव सेक्टर के अंदर, जब तक गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर हैं, एज लॉन्ग एज द गुड्स रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं। वहीं पे जब एक गुड प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ जाएगा फिर वो फाइनल गुड बन जाएगा। तो गुड्स क्या कहलाएगा ये डिपेंड करता है प्रोडक्शन बाउंड्री पे। ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया जी। चलो सर, गुड्स को इंटरमीडिएट या फाइनल कैसे क्लासिफाई करना है, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि उसके यूज पे, ऑन द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ द प्रोडक्ट। सही है। इसके बाद नेशनल इनकम में बच्चों सिर्फ फाइनल गुड्स आएंगे, इंटरमीडिएट हम कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि देखो अभी उनमें और प्रोडक्शन होना है। सपोज मैंने इस शर्ट का कपड़ा खरीदा, अभी सिर्फ कपड़ा खरीदा, कपड़े को नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लिया, उसके बाद फिर शर्ट बन गई, फिर शर्ट को भी इंक्लूड कर लिया, तो भाई ये शर्ट के अंदर कपड़ा तो वही था, तो क्या वो कपड़ा 2 बार काउंट हो गया? इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड कर लेते हो तो फिर प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाती है। इसीलिए हम नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स को इंक्लूड करेंगे, नो इंक्लूजन ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। याद रहेगा? ठीक है। ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड एज दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन फाइनल गुड्स। ठीक है, अगर 2 बार ऐड कर दोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। बढ़िया। इसके बाद फाइनल और इंटरमीडिएट का एक डिफरेंस दिया हुआ है। फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होंगे, इंटरमीडिएट रीसेल के लिए या फर्दर प्रोडक्शन के लिए। ये इंक्लूड होंगे नेशनल इनकम में, ये इंक्लूड नहीं होंगे। ये रेडी फॉर यूज है, ये रेडी फॉर यूज नहीं है। ये प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं, ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही है। फिर एग्जाम्पल्स हो गए, डन। उसके बाद बच्चों हम फाइनल गुड्स को भी 2 पार्ट्स पे बांट देते हैं, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स कौन से हैं? जो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। मैंने क्या बोला? फाइनल गुड्स क्या हैं? इधर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। तो अगर कंज्यूम करे गए, कंजम्पशन करा गया, वो इसमें आएंगे। अगर एज अ इन्वेस्टमेंट लिया गया, वो इसमें आएगा। तो हमारे पास जो फाइनल गुड्स हैं वो 2 कैटेगरी में आ सकते हैं, या कंजम्पशन या कैपिटल। कंजम्पशन में वो जो कंज्यूमर ने खरीदे, कैपिटल में वो जो फर्म्स ने एज अ इन्वेस्टमेंट खरीदी, जो उनको फर्दर अभी और मदद करेंगी बिजनेस बढ़ाने में। ठीक है, देखो कंजम्पशन गुड्स रेफर्स टू द गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स डायरेक्टली, जैसे बटर, ब्रेड, शर्ट्स, पेन्स। कंज्यूमर खरीद रहा है, डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है, खुश है, कंजम्पशन गुड्स। ठीक है। अब ये ड्यूरेबल हो सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म चले, जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर। ये सेमी ड्यूरेबल हो सकते हैं, जो कुछ ठीक ठाक समय चले, ना तो 5-10 दिन, ना कई साल, बस नॉर्मल 1 साल, 6 महीने, 8 महीना, जैसे आपके कपड़े, क्रोकरी, शूज, इनको हम सेमी ड्यूरेबल बोलते हैं। नॉन ड्यूरेबल जो 5-7 दिन चले, बस मिल्क, ब्रेड, फूड ग्रेन्स, ये 5-7 दिन चलते हैं, ये सब नॉन ड्यूरेबल है। और लास्ट होता है सर्विसेज। जितने भी हम सर्विसेज लेते हैं, चाहे वो डॉक्टर की सर्विसेज हो, टीचर की सर्विसेज हो, बैंकिंग सर्विसेज हो, इंश्योरेंस सर्विसेज हो, कोई भी सर्विस जो कंज्यूमर ले रहा है वो भी कंजम्पशन गुड में आएगी। तो कंजम्पशन गुड जो कंज्यूमर की नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करेंगे, 4 प्रकार के होंगे, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज। ठीक हो गया बेटा? परफेक्ट है। इसके बाद आता है हमारे पास कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से हैं? जो फर्म खरीद रही है एज अ इन्वेस्टमेंट, और जो फर्म को और गुड्स का प्रोडक्शन करने में मदद करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है? कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स व्हिच हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, है ना। ये फ्यूचर में प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज होंगे और इनकी लंबी लाइफ होती है। ये अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते, प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं, लेकिन ये मिक्स नहीं होते उस गुड में जो बन रहा है। सही है। इनमें रिपेयर रिप्लेसमेंट करानी पड़ती है समय के साथ, और इनकी जो डिमांड होती है वो भी डिराइव डिमांड होती है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हमारे पास कैपिटल गुड्स आ जाते हैं। दीज आर ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स फॉर हाउस होल्ड। हाँ एग्जैक्टली, कैपिटल गुड्स कौन से हैं? वही गुड्स जो कंज्यूमर के लिए ड्यूरेबल थे, फर्म के लिए वही कैपिटल है ना। कंज्यूमर के लिए वही ड्यूरेबल गुड्स थे कंजम्पशन में, कंज्यूमर के लिए, और फर्म के लिए वही क्या है? कैपिटल गुड्स हो गए। देखो क्या बोल रहा है, व्हेन अ गुड, जैसे रेफ्रिजरेटर एक प्रोड्यूसर ने खरीदा तो फिर वो कैपिटल गुड है, लेकिन वही रेफ्रिजरेटर अगर एक हाउस होल्ड ने खरीदा, बच्चों कंजम्पशन गुड में तो बहुत आसान है, कंज्यूमर अगर खरीद रहा है ना तो वो कंजम्पशन गुड है, खत्म। अगर आप देख रहे हो कहीं पे भी एज अ कंज्यूमर सामान खरीदा जा रहा है तो वो फाइनल में कंजम्पशन, खत्म, ज्यादा टेंशन नहीं है उसके अंदर। सही हो गया? परफेक्ट।
लो जी, कंजम्पशन कैपिटल में डिफरेंस दिया हुआ है, ये ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, वो इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे? सामान तो यही बना के देंगे ना, है ना। उसके बाद ये कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रमोट नहीं करते, वो करते हैं। इनकी लिमिटेड लाइफ होती है, उनकी लंबी लाइफ होती है। इसके बाद आता है बच्चों इन्वेस्टमेंट क्या होता है। बहुत आसान है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप कोई भी ऐसी चीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। चाहे आपने कोई लैंड बिल्डिंग खरीदी है, चाहे आपने कोई मशीन खरीदी है, उससे आप फर्दर प्रोडक्शन करोगे, कैपिटल फॉर्मेशन होगा इससे, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जितना ज्यादा कैपिटल गुड्स का स्टॉक बढ़ेगा उसको इन्वेस्टमेंट बोलूंगा। तो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। चाहे आप बिल्डिंग बनाओ, चाहे आप मशीन खरीदो, चाहे आप इन्वेंट्री में ऐड ऑन करो, अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट जो है हो रही है। दो प्रकार की इन्वेस्टमेंट होगी बच्चों, कौन कौन सी? ग्रॉस एंड नेट। लो जी इसका स्क्रीनशॉट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के लिए बच्चों आप ऐसे समझो कि सपोज मैंने कोई मशीन खरीदी। अब देखो, मैंने कोई मशीन खरीदी, इन्वेस्टमेंट तो हुआ ना। ये कैमरा खरीदा, इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए, मैंने ये कैमरा खरीदा, एज अ फर्म खरीदा, एज अ कंज्यूमर नहीं खरीदा। मैं इसको अपनी तस्वीरें खींचने के लिए यूज नहीं करता, पढ़ाने के लिए यूज करता हूँ, मुझे इससे सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है। तो मैंने एज अ फर्म ये कैमरा खरीदा है, सही है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने जो कैमरा खरीदा, जिस दिन मैंने खरीदा बिल्कुल न्यू था, कोई स्क्रैच नहीं, कुछ नहीं, एकदम नया मॉडल, बढ़िया मस्त 2 लाख रुपए का मैंने कैमरा खरीदा। तो 2 लाख का मैंने कैमरा खरीदा था, ये आज से 3-4 साल हो गए हैं, बढ़िया चल रहा है, अभी तक कोई कमी नहीं है, 1 रुपए की शिकायत नहीं है मुझे इस कैमरे से। उसके बाद आज अगर मैं इसको मार्केट में बेचने जाऊंगा, बिल्कुल नया है ये, मैंने पहले दिन इसको लैमिनेट करा दिया था, आज तक लैमिनेशन भी नहीं उतरी है, आज तक एक बार भी ये नीचे नहीं गिरा, एकदम परफेक्ट स्टेट में है ये, इसी ट्राइपॉड पे लगा हुआ है पिछले 3 साल से, मैंने यहां से कभी निकाला भी नहीं। तो तुम सोचो क्या तब भी आज ये 2 लाख का सेल होगा? नहीं सर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वियर एंड टियर कुछ शायद अंदरूनी हो गया हो, पैसेज ऑफ टाइम हो गया है, हो सकता है कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई हो 2-3 साल के अंदर, ये पुरानी टेक्नोलॉजी पे कैमरा चल रहा हो, तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू कम हुई है। तो जो इसकी पहले की वैल्यू है 2 लाख रुपीस, उसको बोलते हैं बिफोर डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब वैल्यू का कम होना होता है। और जो आज की वैल्यू है वो है आफ्टर डेप्रीसिएशन। सपोज ये 3 साल बाद आज 1,20,000 रुपीज का है, तो मैं बोल रहा हूं कि 2 लाख रुपीज तो इसकी ग्रॉस वैल्यू थी। वहीं पे अगर इसमें से मैं डेप्रीसिएशन हटा दूं, कितना डेप लगा? 80,000 रुपीज का, तो इसकी आज की वैल्यू है 120, ये इसकी नेट वैल्यू है। तो आपको कहीं भी ये ग्रॉस और नेट वर्ड दिखाई देना, तो ग्रॉस का मतलब द वैल्यू बिफोर डेप्रीसिएशन, द वैल्यू बिफोर वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है नई टेक्नोलॉजी आ जाना। तो उससे पहले की जो वैल्यू है वो ग्रॉस होती है, उसके बाद की जो वैल्यू है वो नेट होती है। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लो। देखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? इट इज एन एडिशन टू द स्टॉक ऑफ द कैपिटल, यानी आपने सामान खरीदा है जो बिल्कुल बिफोर मेकिंग एन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से पहले। ठीक है, कैपिटल स्टॉक कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ एसेट्स प्लस अनसोल्ड स्टॉक। इसके अंदर ध्यान रखना है बच्चों, आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में अनसोल्ड स्टॉक भी आता है, जो माल आपका बिका नहीं है वो भी इसमें आएगा। और नेट क्या है? द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। नेट इन्वेस्टमेंट इज ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। मेनली ये याद रखना है। ठीक है सर। इसके बाद डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है? इसका दूसरा नाम होता है बच्चों कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, अब आपको डेप्रिसिएशन पता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट का वैल्यू जो फॉल हो रहा है ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर यानी टूट फूट, पैसेज ऑफ टाइम समय बीतने की वजह से, एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड होता है। आप जिस दिन भी सामान खरीदोगे तो आपको एक्सपेक्टेशन है कि इसका वैल्यू कम होगा, तो डेप्रिसिएशन इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू, ये मैंने आपको बता ही दिया। डेप्रिसिएशन के कुछ नाम और हैं, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल तो आ ही गया। ठीक है बेटा, बढ़िया सर। डेप्रिसिएशन बोल रहा है मेनली 3 कारण से होता है, वियर एंड टियर हमने देख लिया, पैसेज ऑफ टाइम हमने देख लिया, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस हमने देख लिया। इसके बाद एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। बच्चों, एक्सपेक्टेड का मतलब होता है जो हमें पता है, कि हमें उम्मीद है कि हाँ ये वैल्यू कम होनी है। जैसे मुझे पता है ये कैमरा मैं यूज कर रहा हूं तो वैल्यू कम हो ही रही है, बट सपोज ये अनएक्सपेक्टेडली पानी में गिर जाए, अनएक्सपेक्टेडली कुछ मेरे हाथ से सीढ़ी से गिर जाए,
वो एक्सपेक्टेड नहीं था, वो अनएक्सपेक्टेड था। सडन कोई चीज हो जाए, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, कुछ इस तरीके की चीज हो जाए, वहां डैमेज हो जाए, उसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से, चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स की वजह से। वहीं पे अनएक्सपेक्टेड होता है नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, अर्थक्वेक, फ्लड्स, थेफ्ट, एक्सीडेंट, ये सब अनएक्सपेक्टेड होता है। तो डेप्रीसिएशन में जो ऑब्सोलेसेंस होता है वो एक्सपेक्टेड होता है, ध्यान रखना, ठीक है, बढ़िया सर। इसके बाद डेप्रीसिएशन एंड कैपिटल लॉस। अब देखो डेप्रीसिएशन का मतलब, मैंने मोबाइल फोन लिया, मैंने ये बोर्ड लिया, मैंने ये कैमरा लिया, कोई भी ऐसा सामान जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरा एसेट है, मुझे पता है कि वो विद टाइम जैसे जैसे मैं यूज करूंगा कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा, बट उससे मेरे प्रोडक्शन पे कोई रोक नहीं लगेगी। मेरा प्रोडक्शन वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। ये कैमरा 3 साल से चल रहा है, भले इसकी वैल्यू कम हो रही है, लेकिन अगर ये टूट जाए क्या प्रोडक्शन ही रुक जाएगा? तो जहां पे भी प्रोडक्शन ही रुक जाए उसको बोलते हैं कैपिटल लॉस। जहां पे सिर्फ वैल्यू कम हो रही है, प्रोडक्शन चल रहा है चल रहा है चल रहा है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। आपने कोई साइकिल ली, आप चला रहे हो चला रहे हो चला रहे हो चला रहे हो चला रहे हो, रोज उसकी वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिसिएशन। साइकिल चोरी हो जाए, कैपिटल लॉस। साइकिल टूट फूट हो जाए, चलना ही बंद हो जाए, कैपिटल लॉस। समझे ना? तो डेप्रिसिएशन क्या है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। तो याद हो गया होगा। कैपिटल लॉस क्या है? लॉस इन द वैल्यू, यहाँ फॉल इन द वैल्यू या लॉस इन द वैल्यू ड्यू टू अनफॉरसीन ऑब्सोलेसेंस, नेचुरल कैलेमिटी, थेफ्ट, एक्सीडेंट। डेप्रिसिएशन की बच्चों हम तैयारी करके रखते हैं, जैसे मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूं कि ये कैमरा शायद 2 साल और चलेगा, फिर मुझे नया लेना पड़ेगा, तो मैं डेप्रिसिएशन के लिए पहले से प्रोविजंस बना के चल रहा हूं। प्रोविजंस का मतलब होता है तैयारी करके चल रहा हूं, पैसा जोड़ के चल रहा हूं। बट ये तो सडन होता है, ये तो सडन होता है, इसकी कोई तैयारी नहीं करता। तो देखो क्या बोल रहा है, प्रोविजन इज मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, नो सच प्रोविजन इज मेड इन केस ऑफ कैपिटल लॉस। क्योंकि ये एक्सपेक्टेड होता है, वो अनएक्सपेक्टेड होता है। इससे प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर नहीं होता। इट डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट हैम्पर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर करता है। इसके बाद आ रहा है बच्चों NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है कि जो सरकार हमारे ऊपर टैक्स लगाती है गुड्स और सर्विसेज पे। तो हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, ये टैक्स सरकार हमारे ऊपर लगाती है, और सब्सिडी वो है जो सरकार हमको प्रोवाइड करती है। जैसे आजकल सोलर, अगर आप सोलर इलेक्ट्रिसिटी लगवाते हो तो उस पर गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दी हुई है, छूट दिया हुआ है, आपको बेनिफिट दिया हुआ है। तो सब्सिडी वो है जो सरकार हमको बेनिफिट देती है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो सरकार हमारे से पैसा लेती है। तो अगर हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना हो, नेट, तो हम देखेंगे कितना इनडायरेक्ट टैक्स सरकार के पास आया माइनस कितना उनके पास से पैसा गया इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। तो हम बोल देंगे ना कि नेट बच गया। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, IT माइनस सब्सिडीज, ये आपको ध्यान रखना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस IT माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वो टैक्सेस जो गवर्नमेंट लगाती है गुड्स और सर्विसेज पे। हमारे देश में मेनली GST चलता है, ठीक है, परफेक्ट है। सब्सिडी क्या है? ये फाइनेंशियल असिस्टेंस है, फाइनेंशियल सपोर्ट है जो सरकार देती है सोशल वेलफेयर के लिए, जैसे LPG सिलेंडर पे, ठीक है। इसी तरीके से सब्सिडीज जो है इनडायरेक्ट टैक्स की अपोजिट होती है। सही हो गया बेटा। सब्सिडी का दूसरा नाम क्या होता है? इकोनॉमिक असिस्टेंस या फाइनेंशियल असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब हेल्प, ठीक है। सब्सिडी एक ट्रांसफर पेमेंट है बेटा, फैक्टर नहीं है, ट्रांसफर है, बिना कुछ करे आपको सब्सिडी मिलती है, ठीक है, इसलिए एक ट्रांसफर पेमेंट है। सरकार के लिए तो पेमेंट है ना। उसके बाद आता है बच्चों फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट होता है कि सामान को बनाने में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कितना खर्चा आया, उसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोला मैंने? सामान को बनाने में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो भी खर्चा आया उसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। और मार्केट प्राइस क्या है? जितने का वो माल बाजार में बिकता है। अब देखो यूजुअली क्या होता है, जब हम बाजार में सामान बेचने जाते हैं ना, तो गवर्नमेंट बोलता है आप ऐसे नहीं बेच सकते, पहले आप हमें टैक्स दो। गवर्नमेंट क्या बोलता है? आप ऐसे नहीं बेच सकते, पहले आप हमें टैक्स दो। तो हम फैक्टर कॉस्ट के अंदर टैक्सेस जोड़ते हैं तो मार्केट प्राइस बनता है। इसमें हम ज्यादा डिटेल में चर्चा चैप्टर 3 में भी करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान रखो कि फैक्टर कॉस्ट का मतलब सामान को बनाने में जो खर्चा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये मोबाइल फोन बना रहा हूँ 20,000 रुपीज का, जब मैं मार्केट में बेचने जा रहा था तो गवर्नमेंट ने बोला 5,000 का टैक्स लगेगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं मार्केट में बेच रहा हूँ 25 पे, तो मार्केट प्राइस 25 इसलिए हो गया क्योंकि बीच में मैंने वो टैक्स वाला एलिमेंट भी जोड़ दिया, जबकि फैक्टर कॉस्ट में सिर्फ मेरा फैक्टर कॉस्ट था और मेरा एक प्रॉफिट था नॉर्मल सा।
ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पैसा लगा, अगर उसमें हम टैक्सेस जोड़ दें, ये NIT जोड़ दें, तो फिर वो मार्केट प्राइस बन जाता है। तो देखो क्या बोल रहा है, इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वहीं पे मार्केट प्राइस क्या होता है, इट इज द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द मार्केट। सही हो गया बेटा। उसके बाद NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का क्या मतलब होता है? देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है कि मेरे पास जो भी फैक्टर इनकम आ रही है, अब आप फैक्टर इनकम तो समझ गए, फैक्टर इनकम जो बाहर से आ रही है माइनस फैक्टर इनकम जो बाहर जा रही है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो प्लस में से माइनस हटा दो तो नेट इनकम आ जाएगी। इसको हम बोलेंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसको तुम ऐसे समझो कि सपोज मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अब मेरे कुछ बच्चे इंडिया से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऑफ कोर्स इंडिया के बाहर से भी पढ़ते हैं, राइट। जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे UAE से पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज से जहाँ पे CBSE बोर्ड या इस तरीके की चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। अब अगर मुझे कोई पैसा बाहर से आ रहा है हमारे कोर्सेज में, लाइव कोर्सेज पे, हमारी ऐप पे, देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो इंडिया के बाहर से भी एनरोल करते हैं। तो इवन लास्ट ईयर तो हमने टॉपर्स भी निकाले दुबई में, तुम सोचो तो तुम सोचो कि जो पैसा बाहर से आ रहा है वो मेरे लिए क्या होगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वो क्या होगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सिमिलरली जो पैसा हमारे बच्चे जो बाहर दे रहे हैं, जो बाहर से पढ़ रहे हैं, जो पैसा बाहर दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो सपोज हमारे पास 100 रुपीज आए हमारे देश में और 80 चले गए, तो नेट कितना आया, नेट 20 आया ना भाई। 100 आए देश में और 80 चले गए, नेट तो 20 आया, उसको बोलूंगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझे? तो इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब अब्रॉड ही है। तो NFIA इज फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो पैसा बाहर से आया, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो पैसा बाहर गया। ठीक हो गया बेटा? ओके। अब NFIA क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि NFIA की मदद से ही हम डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में डिफरेंशिएट करते हैं। डोमेस्टिक इनकम वो है जो मैंने मेरे देश में कमाई, नेशनल इनकम वो है जिसमें बाहर वाली भी जोड़ ली। तो डोमेस्टिक में अगर मैं NFIA जोड़ लेता हूं तो नेशनल बन जाता है। परफेक्ट। इस पे चर्चा चैप्टर 3 में डिटेल में करेंगे, चिंता मत करना, इसको यहां तो आपको बस रीड करना है। परफेक्ट सर। अब NFIA बच्चों पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा? जब बाहर से जितना पैसा आया उतना ही चला गया, 100 माइनस 100 जीरो हो गया। पॉजिटिव कब होगा? जब ज्यादा आया कम गया, 100 माइनस 80, वैल्यू 20 आई थी, पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगा? जब जितना आया उससे ज्यादा बाहर चला गया, 100 आया 150 चला गया, तो 100 माइनस 150, माइनस का 50 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो NFIA कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। ओके सर। सर NFIA में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप बाहर से जो पैसा कमा सकते हो वो कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों से कमा सकते हो? नंबर 1 कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्पनसेशन का मतलब नौकरी करके जो लोग जॉब वॉब करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम वर्क रिसीव्ड बाय रेजिडेंट्स वर्कर्स लिविंग और एम्प्लॉयड इन अब्रॉड, है ना। यानी कि जॉब वॉब करके सैलरी जो उनको मिल रही है, जो पैसा मिल रहा है वो आ जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है उससे रेंटल इनकम आ रही है, आपने अपना कोई बिजनेस कर लिया, ऐसे कर सकते हो। तीसरा रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब कि जो भी आपकी सेविंग्स हैं। तो 3 चीजें हैं जहां से आप पैसा बनाते हो विदेश में। कॉम्पनसेशन, जॉब्स वॉब्स करके, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड रिटेन्ड अर्निंग्स यानी सेविंग्स। ठीक है जी, बढ़िया सर। रिटेन्ड अर्निंग्स रेफर्स टू द पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो आपने बचा ली थी, राइट। तो NFIA में 3 चीजें आ जाएंगी, आपको पता ही है, नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है। उसके बाद बच्चों कुछ छोटे छोटे से सिनोनिम्स हैं, ये आपको बस रीड कर लेने हैं, एंड दैट इज इट। चैप्टर नंबर 2 भी हमारा समाप्त हो जाता है। टन 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 टना। तो नेशनल इनकम में हमने 2 चैप्टर्स कर लिए हैं, बिजनेस में भी हमने 2 चैप्टर्स कर लिए हैं। अकाउंटेंसी का बच्चों मुझे आज लेक्चर डालना था, बट मुझे किसी इवेंट में जाना पड़ रहा है ऑन एन अर्जेंट बेसिस, तो मैं आज अकाउंटेंसी का लेक्चर नहीं डाल पाऊंगा। अकाउंटेंसी के मैं कल 2 लेक्चर्स डाल दूंगा या एक ही बड़ा बना दूंगा जिसमें आज का भी और कल का भी टोटल काम कवर हो जाए। तो बिल्कुल भी चिंता मत करना, आज एक ही लेक्चर रहेगा इकोनॉमिक्स का,
कुछ बच्चे शायद कमेंट करें तो उनको बता देना कि हाँ आज एक ही लेक्चर रहेगा। एंड कल मैं आपके अकाउंटेंसी के आज वाला भी और कल वाला भी दोनों कवर करके डाल दूंगा, चिंता बिल्कुल भी मत लेना, एक बड़ा लेक्चर बना दूंगा कल। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। नेशनल इनकम को अभी 2 क्लासेस और लगेंगी, चैप्टर 3 चैप्टर 4। चैप्टर 4 में 2 पार्ट्स में बनाऊंगा, न्यूमेरिकल अलग और थ्योरी अलग। तो टोटल 5 क्लासेस में आपका नेशनल इनकम पूरा समाप्त हो जाएगा। राइट, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है। एंड शेयर करना वीडियो को, लाइक जरूर करना मेरी जान, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है जब तुम लोग लाइक कर देते हो। तुम्हें एक बटन दबाना है, तुम नहीं जानते मेरे लिए इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी कि हाँ बच्चों को अच्छा लग रहा है, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीजें करता रहूंगा। तुम एक लाइक नहीं दबाओगे ना यार, मुझे ऐसा लगेगा शायद बच्चों को मजा ही नहीं आ रहा, फिर काम करने का मन नहीं करता। टू बी वेरी ऑनेस्ट काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो आई नीड योर एप्रिसिएशन, आई नीड योर सपोर्ट, तभी मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी नई नई चीजें कर सकता हूँ। राइट, थैंक यू सो वेरी मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। एंड अपना प्रॉमिस याद रखना, 100 में से 10 दिन हो गए हैं, फोड़ना है, बढ़िया नंबर लाने हैं। ठीक है, चलो, सिया, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग।